अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के अब मकामी सतह पर फैलने के केसेस सामने आ रहे हैं। आलमी वबा की शक्ल इख्तियार करने वाले कोरोना वायरस ने दुनिया भर में वो हालात पैदा कर दिए हैं जो इससे पहले ना देखे गए और ना ही इस बारे में सोचा गया होगा। दुनिया के तकरीबन तमाम ही मुमालिक कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इस वबा ने दुनिया के उन पुरहुजूम और मशहूर मकामात को भी वीरान कर दिया है जहां हर वक्त गहमा गहमी रहती थी, लोगों का रश रहता था, मगर अब वहां सन्नाटे का राज है। वीरानियां छाई हुई हैं और इस वायरस के बढ़ते हुए फैलाव और खतरे की वजह से दुनिया के वो मुमालिक भी लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं जहां अभी तक ये सख्त फैसला नहीं किया गया, क्योंकि इस बीमारी का वाहिद इलाज सिर्फ और सिर्फ एहतियात है, समाजी दूरी है, एक दूसरे से फासला है। मगर आज भी हुकूमत ये शिकायत कर रही है कि पाकिस्तान के अवाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हम आपको दुनिया भर के तरक्की याफ्ता मुमालिक की फुटेज दिखाएंगे कि वहां पर किस तरीके से हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा है। हालांकि वहां पर बाकायदा तौर पर हमसे बेहतर सहूलियात मौजूद हैं, फिर भी अवाम खुद को पाबंद कर रहे हैं, अहकामात पर अमल कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं किया जा रहा। हालांकि हमारे हालात भी अच्छे नहीं हैं, ना मुआशी तौर पर ना ही अस्पतालों में वो सहूलियात मौजूद हैं अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस फैला। चीन में कोरोना के केसेस और अमवात मुसलसल कम हो रही हैं, मगर दूसरी तरफ इटली की मिसाल है जहां लॉकडाउन के बावजूद हलाकतें और मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना से हलाक अफराद की तादाद 3400 से जायद हो गई है, जो कि चीन से भी ज्यादा है जहां कोरोना से अब तक 3245 से जायद लोग हलाक हो चुके हैं। हालांकि दोनों मुमालिक की आबादी में वाज़ेह फर्क है। चीन की आबादी 1.5 अरब के करीब है, इटली की आबादी 6 करोड़ है, मगर फर्क फौरी और मौसर फैसलों का है जिससे नुकसान से बचा जा सकता है। इटली ने देर से फैसले किए, अमल दरामद देर से किया। चाइना ने फौरी फैसला करके फौरी तौर पर अमल दरामद किया, इसलिए आज 6 करोड़ की आबादी के साथ इटली चीन से आगे निकल गया है हलाकतों में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया है कि अगर कोरोना वायरस को कंट्रोल करने पर तवज्जो नहीं दी गई तो लाखों अफराद हलाक हो सकते हैं। आलमी इदारे खदशात जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस हवाले से तशवीश बढ़ती जा रही है क्योंकि मकामी सतह पर कोरोना के केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। आज कराची में कोरोना से मुतासरा शख्स इंतकाल कर गया। सिंध की वजीर सेहत अजरा पहीजो का कहना है कि कोरोना वायरस अब मकामी सतह पर फैल रहा है। अब हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हमारे यहाँ कम्युनिटी में सर्कुलेशन, पहले तो हमारे जो आ रहे थे बाहर से लोग उनमें थी वायरस, उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट्स में वायरस देखा, जो उनके करीब लोग थे उनके अंदर वायरस देखा। अब हमें ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जिनमें हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट नहीं है। इसका मतलब कि कम्युनिटी में एक खुफिया या हिडन जो है वायरस की सर्कुलेशन हो रही है। इस वजह से हमें निहायत एहतियात करनी चाहिए और मेरी सबसे इल्तिजा है कि आप मोहतात रहें और अपना और अपने प्यारों का और अपने घर वालों का और अपने करीब अजीज़ों का सबका ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। यही वो खदशात और ख़तरात हैं जिसकी वजह से सिंध हुकूमत लॉकडाउन का मुतालबा कर रही है, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान इसके हक़ में नहीं है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर साथियों से मुलाकात की। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने कराची में लॉकडाउन का सोचा हुआ है, हम उससे थोड़ा पीछे हैं, हमारे मुल्क की सूरत हाल दीगर ममालिक से मुख्तलिफ है, हमारे मुआशी हालात यूरोपीय ममालिक जैसे नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौरी तौर पर लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया, मगर सवालों के जवाब में उनका कहना था कि लॉकडाउन मुश्किल काम है, अगर लॉकडाउन के बावजूद केसेस बढ़ गए तो फिर क्या होगा। सूरत हाल देख रहे हैं, लॉकडाउन कर भी सकते हैं। सोच लें कि ये इन्फोर्स करना बड़ा मुश्किल चीज़ होती है। यानी आप अब फौज भेजेंगे या क्या करेंगे या पुलिस करेंगे, जो टोटल लॉकडाउन है वो बड़ा मुश्किल काम है। उसके अंदर बड़ी और भी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, यानी उनको प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को खाना पीना और फिर सस्टेन करना। अच्छा, फिर इसकी सस्टेन करना है। मसलन आप लॉकडाउन कर देते हैं 2-2.5 हफ्ते के लिए और उसका जो इम्पैक्ट है वो अलग है, और अभी बढ़ना शुरू हो जाती है आपकी ये लॉकडाउन के बावजूद, क्योंकि लॉकडाउन कभी भी पूरी तरह इन्फोर्स नहीं होता, इसकी बड़ी मिसालें। तो अगर वो बढ़नी शुरू हो जाती है उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। सो इसलिए एक इंक्रीमेंटल सोचा हुआ है कि हम क्लस्टर्स फॉलो करें, देखें किधर किधर आ रहा है, उसको पूरा फॉलो करें और फिर उन स्पेसिफिक जगहों को लॉकडाउन करें। हमारी सारी एजेंसीज को फॉलो कर रही हैं, हमारा एयरपोर्ट से IT को इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखते जाएंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ये कर भी सकते हैं इवेंचुअली।
आजम का मजीद कहना था कि अगर यूरोप जैसी सूरत हाल हुई तो हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त सूरत हाल काबू में है। कुछ डॉक्टर्स की राय है कि जिस तरह की गर्मी है उसमें वायरस का असर खत्म हो जाएगा जैसे जैसे गर्मी आई। हम मैनेज कर सकते हैं इसको। एक ये भी डॉक्टर्स कह रहे हैं, इसमें 2-3 राय हैं, लेकिन डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि जिस तरह की पाकिस्तान की गर्मी है, जो ड्राई हीट है, उसके अंदर ये वायरस की इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी, यानी फैलने की। तो हमारे लिए 1.5 महीने के अंदर अगर हम अपने आप ये डिसिप्लिन कर लें कि हम पब्लिक की प्लेसेस में ना जाएं। मुसलसल ये सवाल उठ रहा था कि क्या पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे, क्योंकि बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों पर ये शर्त लगाई जा रही थी कि वो कोरोना का टेस्ट करा के आएँ, जो कि हो नहीं सकता 24 घंटे के अंदर अंदर। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि 1.5 लाख पाकिस्तानी बाहर फंसे हुए हैं, मगर फिलवक्त उन्हें संभालने की सहूलत नहीं है। 2 हफ्तों में सहूलतों का इंतज़ाम हो जाएगा। अगर 1.5 लाख लोग आएंगे और वो कहीं स्प्रेड कर जाएंगे, तो इसलिए हमने NDMA से पूछा कि कब तक वो फैसिलिटीज़ हो जाएंगी जो कि इनको कैटर कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते तक वो कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम 2 हफ्ते इन्हें कहें कि अभी बाहर रहें जब तक कि हम अपनी फैसिलिटीज़ तैयार करते हैं, ताकि यहाँ लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। कोरोना की वजह से पैदा होने वाली मुआशी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 मार्च को मुआशी पैकेज का भी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेज लाया जाएगा। वज़ीर आज़म के साथ ब्रीफिंग में मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख भी मौजूद थे। उन्होंने मुआशी पैकेज की तफसीलात बताई और कहा कि इस पैकेज में टैक्सों में कमी और सब्सिडी दी जाएगी, मगर मंगल ही को पता चलेगा कि उसमें किस इंडस्ट्री के लिए टैक्सों में कमी होगी, कैसे एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए क्या इंसेंटिव्स होंगे। वज़ीर आज़म लॉकडाउन के हक में नहीं है, मगर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस हवाले से ऐलान किया और आवाम से अपील की। उनका कहना है कि असल परेशानी मकामी केसेस की बढ़ती हुई तादाद है। लोगों का घरों में रहना सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए आवाम आइंदा 3 दिन तक मुकम्मल आइसोलेशन में चले जाएं। अवाम को ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने बच्चों को भी बचाना है। वो अवाम से अपील करते हैं कि घरों में रहें। अगले 3 दिन की छुट्टियों के लिए ये बड़ा ऐलान और बड़ी अपील की गई है वज़ीर आला सिंध से, और अवाम की जिम्मेदारी है कि वो इस पर कान धरें और अपनी ही हिफाजत के लिए ये काम ज़रूर करें। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि हम दुनिया भर से आपको दिखाएंगे कि ये मामला कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने कराची के एक्सपो सेंटर में फ़ौज के ताउन से एक फील्ड अस्पताल बना दिया है, जिसमें 1100 अफराद को आइसोलेशन में रखा जा सकता है। जबकि रेलवे ने आज मजीद 11 रूट्स पर 22 ट्रेनें बंद करने का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ पहले भी तकरीबन 12 ट्रेनें बंद की जा चुकी हैं। आवाम को घरों में महदूद रखने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की शिकायत मगर अपनी जगह है कि कोरोना के फैलाव के बावजूद अवाम मान नहीं रहे हैं, वो अपने आप को सोशल डिस्टेंस नहीं कर रहे हैं। हम आपको दुनिया भर से अपने जो नुमाइंदे हैं उनसे अहवाल बताएंगे। मुर्जा अली शाह लंदन से, इरफान सिद्दीकी नुमाइंदा जियो न्यूज़ टोक्यो से, इसके अलावा हवावी कूपर हमारे साथ जो नुमाइंदा बिजनेस इंसाइडर हैं वो न्यूयॉर्क से मौजूद होंगी। खालिद हमीद फारूकी, इरफान आफ्ताब, वाजिद अली सैयद, सिफ्त आरिफ, डॉक्टर ताहिर शमसी भी हमें बाद में ज्वाइन करेंगे। ये सब हमारे साथ मौजूद होंगे। मुर्जा अली शाह बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, लंदन ऑक्सफोर्ड सर्कस पर आप खड़े हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। मैं चाहूँगा कि दरमियान में लोगों को दिखाएंगे भी कि पहले कितने लोग होते थे और अब क्या सूरत हाल है। खाली खाली बसें हैं, खाली खाली सड़कें आपके पीछे नजर आ रही हैं। क्या हो रहा है लंदन में? जी शादाब, इस वक्त हम ऑक्सफोर्ड सर्कस में मौजूद हैं। ये वो जगह है जिसे बरतानिया का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट जिसको स्पॉट समझा जाता है। और अगर ये कहना भी गलत ना होगा कि जो दुनिया के चंद बिजिएस्ट जो बड़े कैपिटल्स हैं उनके जो बिजिएस्ट स्पॉट्स हैं उनमें से एक उनमें ऑक्सफोर्ड सर्कस भी है। यहाँ पर किसी भी वक्त आम हालात में हज़ारों की तादाद से यहाँ पर मौजूद होते हैं। तकरीबन 24 घंटे ये जगह वो है जो इससे पहले बिज़ी रहती थी। और यहाँ सिर्फ जो आप हमारे इर्द गिर्द ये जगह देख रहे हैं, रोज़ाना तकरीबन 2 से 3 मिलियन लोग सिर्फ इस एरिया से गुजरते हैं। ये इतनी बड़ी जगह है। जो लंदन का जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जो तकरीबन रोज़ाना 8 मिलियन लोग जिसमें सफ़र करते हैं, उसका सबसे ज़्यादा जो बिज़ी जो अंडरग्राउंड सेंटर है वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट स्टेशन है। लेकिन जब से जो कोरोना वायरस के जो आउटब्रेक हुआ और ख़ास तौर पर जब से जो बरतानिया में इस हवाले से आगाही मुहिम चली है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ चंद लोग नज़र आ रहे हैं। जुमे का दिन है और इससे 2 रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया था और लोगों से कहा था कि वो जो ट्रांसपोर्ट से दूर रहें और कोशिश करें कि घरों से ना निकलें और हिफाजती जो तदाबीर है वो इख्तियार करें। उसके बाद जो लंदन के बड़े बड़े जो तजारती मराकज़ हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ट्रफालगर स्क्वायर है, मार्बल आर्च है, ऑक्सफोर्ड सर्कस और जो दीगर जगहें वो तकरीबन सुनसान हो चुकी हैं। इस वक्त यहाँ पर जो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको
आपको सिर्फ चंद लोग नज़र आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जो अब यहाँ से अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं और अभी हुकूमत ने लॉकडाउन नहीं किया, लॉकडाउन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भी नहीं की। उसके बावजूद लंदन में ये सूरत हाल है कि जो ट्रांसपोर्ट पे जो ट्रैवल है वो 80% नीचे जा चुका है। यहाँ पर जिस तादाद में लोग मौजूद होते थे तकरीबन 95% लोगों की तादाद कम हो चुकी है। आज यहाँ सिर्फ चंद एक दर्जन लोग नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर लाखों के हिसाब से लोग यहाँ ट्रैवल करते थे। लोग जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं, नजर आ रहा है। इरफान सिद्दीकी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ टोक्यो में हमारे साथ मौजूद हैं। जापान में भी इस वक्त ज़ाहिर बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने आप को पाबंद किया है। इरफान सिद्दीकी, क्या इस वक्त सूरत हाल है? और दरमियान में हम चाहेंगे कि अवाम देखें कि पहले क्या सूरत हाल होती थी, कितनी गहमा गहमी थी, और अब वहाँ पर अवाम कितनी पासदारी कर रहे हैं जो हुकूमती अहकामात हैं उनकी। जी इरफान सिद्दीकी। शाजिब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टोक्यो के मरकज़ी इलाके वेनो में, और वेनो जापान का एक बड़ा कमर्शियल इलाका है टोक्यो का, और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग दिन में जॉब करने के लिए आते हैं। ताहम कोरोना वायरस की जो जापान के अंदर लोगों को मुतासर होना शुरू है, उसके बाद जापानी हुकूमत ने लोगों को पाबंद किया है कि वो घरों से काम करें, कोशिश करें ज़्यादा से रश वाली जगहों पर ना जाएं, और दफ्तरों में जो बिजनेसमैन हो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि वो ऐसे लोगों को बुलाएं जो बहुत ही ज़रूरी काम के लिए, वरना बाकी तमाम लोगों को घर से काम करने की हिदायत की गई है। जापान के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि चीन के बाद जापान पहला मुल्क था जहाँ पे कोरोना वायरस से लोग मुतासर हुए। ख़ास तौर पे वो डायमंड क्रूज़ शिप था जिसमें तकरीबन 600 से ज़ायद लोग कोरोना वायरस से मुतासर हुए। उसके अलावा अब तक जापान में 800 लोग हैं जो इससे मुतासर हो चुके हैं, और जिसमें से कई दर्जन लोग हलाक भी हुए हैं। ताहम ये बताते चलें आपको कि दुनिया के जो चंद तरक्की याफ्ता ममालिक है जैसे इटली, स्पेन, लंदन, उन सब में जापान में सबसे कम तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है, क्योंकि जापान की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, हाथ धोने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, मास्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। रेस्टोरेंटों पर लोगों की आमद कम हो गई है। रेल स्टेशन जहाँ पे लोगों का इस्तेमाल होता है, रेलवे पे रेल में लोग कम बैठना शुरू हो गए हैं। लोगों ने प्राइवेट गाड़ियों पर सफ़र करना शुरू किया है और कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि जापान में 99% लोग तालीम याफ्ता लोग हैं और बड़ी ज़िम्मेदार कौम है, इस वजह से लोगों ने ख़ुद भी एहतियात की है और कोरोना वायरस को कम से कम फैलने दिया अपने मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया। टोक्यो तरक्की याफ्ता मुल्क जापान, देखिए वहाँ पर अवाम कितनी जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं और इस तरीके से कंट्रोल करने में भी वहाँ पर जो फैलाव है उसको कामयाब हुई है वहाँ की हुकूमत। हुवी कूपर हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा बिजनेस इनसाइडर। न्यूयॉर्क में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या देख रही हैं आप? जी शाज़िब, मैं मिड टाउन मैनहट्टन में खड़ी हूँ 70th स्ट्रीट और 3rd एवेन्यू पे। यूजुअली दिन के टाइम पे तो यहाँ बहुत रौनक होती है, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत लोग चल रहे होते हैं, लेकिन आज थोड़ा सुनसान सा है। और जो लोग मेरे आसपास से जा रहे हैं, कुछ लोगों ने मास्क पहन रखे हैं, कुछ लोग ज़रा दूर से चल रहे हैं ताकि एक दूसरे से कांटेक्ट ना हो। मैं एक बहुत बड़े स्टोर के पास खड़ी हूँ जिसका नाम टारगेट है, और टारगेट और ऐसे दूसरे स्टोर्स ने भी नोटिस लगाई हुई है अपने दरवाज़ों पे। ये हमें बता रहे हैं कि ये 30 मिनट के लिए अपने काउंटर साफ़ करते हैं, और उन्होंने ख़रीदारी की चीज़ों पे लिमिट लगाई हुई है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पैनिक बाइंग में ख़रीद ना लें और फिर दूसरे लोगों के लिए चीज़ें नहीं बचेंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी ख़रीदारी अभी भी हो रही है, लोग आ रहे हैं और टॉयलेट पेपर और ख़ाने की चीज़ें जैसे ख़रीद रहे हैं। इधर न्यूयॉर्क में अभी स्कूल्स बंद हैं, ज़्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं। मैं भी घर से काम कर रही हूँ, 10 दिन हो गए हैं अब इस बात को। और ऑल्दो मैं टीवी में काम करती हूँ, मेरे घर पे अभी एक कैमरा और लाइट और सब कुछ लगा हुआ है ताकि मैं उधर से ब्रॉडकास्ट कर सकूँ। मैं 4 दिन से अभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ, और जब मैं निकली हूँ तो मैं हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ लेके निकली हूँ ताकि मैं किसी चीज़ को अगर हाथ लगाऊँ तो मैं हैंड सैनिटाइज़र इमीडिएटली यूज़ कर दूँ। बहुत शुक्रिया। दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क, सबसे जो सुपर पावर है, उसमें भी लोग इतनी एहतियात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम के लिए वाज़े पैगाम है। खालिद हमीद फ़ारूकी इस वक्त बेल्जियम में मौजूद हैं, ब्रसल्स में, और हम जब खालिद हमीद फ़ारूकी साहब बता रहे होंगे तो दरमियान में देखिएगा कि पहले कितनी हलचल होती थी जहाँ वो मौजूद हैं, एक बिल्कुल हब था, और अब क्या सूरत हाल है। जी खालिद हमीद फ़ारूकी साहब।
जी शाहजेब, यहाँ बेल्जियम में कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन किया गया है और समाजी फासले का फैसला किया गया है वो बहुत ज़्यादा मौसर है और शहरी अपनी हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए घरों में रह रहे हैं और गैर ज़रूरी तौर पर बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे। ये जिस स्क्वायर में मैं खड़ा हुआ हूँ ये यूरोपीय दारुल-हुकूमत ब्रसल्स का मरकज़ी स्क्वायर है। यहाँ दिन के वक्त हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं और रात के वक्त जो है वो सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं। ये 24 घंटे चलने वाला स्क्वायर है। इसके अतराफ़ में रेस्टोरेंट, बार्स और दीगर जो है वो रिलैक्स करने की जगहें हैं, म्यूज़ियम है। तो लेकिन इस वक्त ये जो स्क्वायर है आप देख रहे हैं मेरे पस मंज़र में मुकम्मल तौर पर खाली पड़ा है। यहाँ पर इक्का दुक्का शख्स भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि गैर ज़रूरी तौर पर लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे हैं और पुलिस को इसे फोर्स करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। लोग ख़ुद समझते हैं कि ये उनके हक़ में है कि वो समाजी फासला रखें, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। तो ये एक नज़्म व ज़ब्त किसी भी कौम का ये ज़ाहिर करता है, उसकी तंजीम ज़ाहिर करता है और उसके फ़हम और इदराक का इजहार है कि किस तरीके से इन्होंने एक नज़्म व ज़ब्त के तहत हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए पूरी तरीके से कोरोना वायरस के ख़ात्मे में ये अपनी हुकूमत के साथ यहाँ के शहरी शरीक हैं। जर्मनी में बर्लिन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरफान आफ्ताब। वहाँ पर भी कोरोना फैला और अवाम किस तरीके से वहाँ पर अमल कर रहे हैं, पहले क्या होता था अब क्या हो रहा है, इरफान बताइएगा ज़रा। जी शाहजेब, मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ बर्लिन के ब्रांडनबर्ग गेट के सामने, जहाँ पर अमूमन लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद होती है। ये जो है बर्लिन का न सिर्फ तारीख़ी बल्कि मशहूर तरीन मकाम है। जो भी बर्लिन में सयाह आते हैं वो यहाँ ज़रूर पहुँचते हैं और यहाँ पर तस्वीरें खिंचवाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वबा के बायस अब यहाँ पर कोई भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो घरों में रह रहे हैं और यहाँ पर तो ख़ास तौर पर ऐसे अवामी मकामात पर नहीं आ रहे क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी हिदायत जारी की गई हैं कि लोग गैर ज़रूरी वजूहात के लिए बाहर ना निकलें, घरों में रहें और सिर्फ काम के लिए या फिर अगर अद्वियात लेनी है तो फिर बाहर जाएं या फिर अशिया खुराक ख़रीदनी है तो फिर उसके लिए बाहर जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें ताकि इस जो कोरोना वायरस के फैलाव को रोक पर काबू पाया जा सके। इसी तरह चांसलर मैर्केल ने भी ख़िताब किया था, उन्होंने भी ख़ास तौर पर आवाम से यही इल्तिजा की थी कि वो घरों में रहें, गैर ज़रूरी वजूहात के लिए बाहर ना निकलें। बर्लिन के जो दीगर अवामी मकामात हैं उस पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है, ख्वाह वो फिर अलेक्जेंडर प्लाट्स हो यहाँ पर या पोज़्दावा प्लास या बर्लिन वॉल पर भी आपको बहुत कम यहाँ पर हमें लोग नज़र आ रहे हैं क्योंकि लोग ज़्यादा घरों में रहने की कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत कम हो चुकी है। ये इन शहरियों में बहुत ज़्यादा ये ख़ुद ज़िम्मेदारी पाई जा रही है कि वो ख़ुद ज़िम्मेदार शहरी की तरह ये समझें और घरों में रहें ताकि इस वायरस पर जो है हुकूमत के साथ मिलकर काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया। वापस अमेरिका जाएंगे। वाजिद अली सैयद वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है, जी बताइएगा वाजिद सैयद। जी शाहजेब, मैं वाशिंगटन डीसी के जो मरकज़ है डू पॉइंट सर्कल वहाँ पे खड़ा हूँ। आम तौर पे ये जगह बहुत क्राउडेड होती है। शहर के जितने भी एहतजाज वगैरह किसी ने करना है वो यहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं, सुबह हो, दिन हो, रात हो, शाम हो, यहाँ पर बहुत हंगामा रहता है। इसके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे कैफ़ेज़ वगैरह हैं और चूँकि वाशिंगटन डीसी एक वर्ल्ड कैपिटल समझा जाता है तो यहाँ पर वाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट और उसके बाद कैपिटल हिल, तो हर तरह का आना जाना पूरी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ से लोगों का लगा रहता है। उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है। लेकिन इसी बिना पर जब से प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो है वो कोरोना वायरस को पर इमरजेंसी का कहा गया है, उसके बाद से जो शहरी इंतज़ामिया है वहाँ से भी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। अभी तक की जो बताया जा रहा है वाशिंगटन डीसी में ही सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं क्रॉस कंट्री के अलावा, तो इस वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेक रखा जा रहा है। रेस्टोरेंट्स वगैरह को बंद करवा दिया गया है, बार्स वगैरह जितने भी बंद कर दिए गए हैं। जहाँ पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं कैफ़ेज़ वगैरह में, वहाँ पर कहा गया कि 10 से ऊपर नंबर नहीं जाने चाहिए हैं। तो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि अब जो डू पॉइंट सर्कल है वो तकरीबन खाली है। जब ज़रा मौसम बेहतर होता है तो लोग वॉक वगैरह के लिए ज़रूर आते हैं, लेकिन आम तौर पर यहाँ पर पाबंदी है लोगों के इकट्ठे होने की और इतना रश जो है वो आपको इसलिए यहाँ पे अब नज़र नहीं आ रहा।
आपने देखा जो वाजिद अली सैयद आज की सूरत हाल बता रहे हैं कि कुछ लोग नहीं हैं वहाँ, और उससे पहले क्या सूरत हाल होती थी वो भी हमने आपको दिखाई। दुबई में इस वक्त क्या हो रहा है, गैर मुल्की शहरियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है, फ़्लाइट्स भी दूसरे ममालिक की बंद कर दी गई हैं। सिप्त आरिफ, इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है और हम दिखाएंगे कि पहले क्या होता था। सिप्त आरिफ, अब का बताइए। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं दुबई और शारजा के दरमियान जो ममज़ार बीच है उस पर मौजूद है, क्योंकि आज मुत्तहिदा अरब अमारात में हफ्तेवार तातील है। तो यहाँ पर वैसी तो भीड़ नहीं जो कि आम दिनों में या हफ्तेवार तातील के दौरान होती है, लेकिन फिर भी लोगों की अच्छी खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो इस वक्त एरियल लॉकडाउन कर दिया है पूरे मुल्क का। सयाहों की आमद नहीं हो रही, जो मुस्तकिल रहाइश के जो लोग थे मुत्तहिदा अरब अमारात के, वो इस वक्त दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो एक एरियल लॉकडाउन की सूरत हाल करने से काफ़ी हद तक यहाँ पर जो हलचल की जो सूरत हाल थी उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर दी गई है। मॉल्स में यहाँ पर टाइमिंग्स कम कर दी गई है, जहाँ पर लोग मजमा लगा के जाया करते थे, सैनिटाइज़र लगा दिए गए हैं, बीचेस की क्लीनिंग हुई है, पार्क्स बंद है, सयाती मकामात बंद है, मसाजिद को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ इबादत गाहों को, चर्च मंदिर वो भी बंद हैं। आज जुम्मे का दिन था तो यहाँ पर किसी मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा नहीं की गई, क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि बड़े बड़े इज्तिमा से गुरेज किया जाए, एहतियात की जाए। तो लोग भी जो यहाँ पर मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर जो खुले हैं, बीचेस खुले हैं, तो उस पर आ रहे हैं, तो सैनिटाइज़र लेके आ रहे हैं। मेल मिलाप इस तरीके से नहीं करते कि जहाँ पर आपको पता है कि अरब्स बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से मिला करते थे, दूर से हेलो हाय करते हैं, कोनी मिलाकर हेलो हाय करते हैं, मुलाकात करते हैं। बड़ी बड़ी महफिलें या गैदरिंग हुआ करती थी, उससे इज्तनाब किया जा रहा है। और होटलों में भी इस वक्त जो है सूरत हाल यही है कि पार्टीज़ का सिलसिला बंद हो चुका है, और जो मुख्तलिफ सयाहती मकामात जैसे कि मैंने बताया कि वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया। दुनिया भर से नाज़रीन आपने सूरत हाल देखी। तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पर सहूलतें भी हैं वहाँ पर भी हुकूमतों ने लॉकडाउन भी किया है, इक़दामात भी किए हैं और अवाम ने उसकी पासदारी भी की है। यहाँ भी ये मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से बार बार कि अवाम इनको ये जो दिन है इनको छुट्टियाँ ना समझें, घूमने फिरने ना निकल जाएँ, एहतियात करें। और ख़ास तौर से हमारा जैसा फैमिली सिस्टम होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, उसमें जो घर के बुज़ुर्ग हैं उनको अलग थलग करें। बहुत ज़्यादा लाजमी है कि आप बाहर निकलें या आप वायरस लेके आएँ और बुज़ुर्ग को लग गया तो फिर और ज़्यादा उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। दुनिया में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल है और मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से ज़्यादा ख़तरात की बात की जा रही है। इस हवाले से बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट में शादिम हुसैन का आर्टिकल छाया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बरतानिया में कोरोना वायरस से मुसलमान ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि बरतानिया में मुसलमान बड़ी फैमिलीज़ में रहते हैं। उन्होंने अपने घर की मिसाल देते हुए लिखा कि उनके घर में 3 नस्लें एक साथ रहती हैं। ऐसी सूरत हाल में बुजुर्ग अफराद का कोरोना वायरस से महफूज रहना मुश्किल है, उनके लिए खुद को बच्चों से अलग करना मुश्किल है। आर्टिकल में मजीद लिखा है कि मुसलमान आपस में मेलजोल ज़्यादा रखते हैं, हम सब एक साथ खाना खाते हैं, अक्सर एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। बहुत से मुसलमानों में हाथ मिलाने और गले मिलने जैसी आदतें भी शामिल हैं। उनके लिए मुआशरती दूरी इख्तियार करना मज़े का फैज़ है, ये आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। और मगर हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने आप को महफूज रखने के लिए किसी बात को मजाक ना समझें, किसी बात को लाइटली ना लें, बल्कि जो हुकूमत कह रही है और जो दुनिया कर रही है उसको संजीदगी से लें और उस पर अमल दरामद करें। पाकिस्तान में एक माया नाज सर्जन हैं, उनकी तरफ से भी कुछ बताया गया है कि एक इलाज है, एक हल है, जिसको चाइना में भी किया गया और पाकिस्तान में भी किया जा सकता है अगर कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता है। डॉक्टर ताहिर शम्सी, माहिर अमराज खून, हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। अमेरिका, चीन, जर्मनी और दूसरे यूरोपीय ममालिक में मुकाबला जारी है कि कौन सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाएगा। कोरोना की वैक्सीन तो अभी तक नहीं बनी है, मगर इसके अलावा दूसरे इलाजों पर भी बात हो रही है। ताहिर शम्सी साहब, जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़े माहिर हैं, अमराज खून के डीन हैं, चेयरमैन हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है वो करके भी इससे फाइट किया जा सकता है और चीन में भी हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब मौजूद हैं। शम्सी साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, कैसे ये हो सकता है, ज़रा आवाम को भी एक्सप्लेन कीजिएगा, हुकूमत को भी पता चले जो बात आप कह रहे हैं। मसला सारा ये है कि इस वायरस के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, हम सबको पता है। वैक्सीन जब हम लगाते हैं किसी शख्स को तो उसके क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम उस वायरस या बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना लेता है, और ये एंटीबॉडीज़ उस वायरस के अटैक करने की सूरत में उस वायरस को न्यूट्रलाइज़ कर देता है और इंसान बच जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का। अच्छा, इसमें
1890 से लेके अब तक का टाइम आप देखें कि उस ज़माने में जब ये वैक्सीनेशन नहीं हुआ करती थी तो इन्फ्लुएंज़ा, मीज़ल्स यानी खसरा जिसे कहते हैं, पोलियो, उसके लिए ये पैसिव इम्यूनाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल होती थी कि ऐसे अफराद जिनको पहले कभी फ्लू हो चुका हो, इन्फ्लुएंज़ा हो चुका हो, खसरा हो चुका हो, तो उनके जिस्म में मौजूद एंटीबॉडीज़ को प्लाज्मा फेरिसिस के ज़रिए प्लाज्मा उनके खून से सिर्फ अलग कर लिया जाता है और वो प्लाज्मा अलग करके उसको महफूज कर लेते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं। और आज के ज़माने में जिस तरीके से फ़्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ बीमारियों में, मुख्तलिफ़ कंडीशन में लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस आदमी का जो ब्लड ग्रुप होगा उसके मुताबिक ये जो पैसिव इम्यूनाइजेशन वाला प्लाज्मा जो है ऐसे शख्स को, ऐसे मुतासरा शख्स को जो कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद हस्पताल में दाखिल हो, जिसके फेफड़ों के ऊपर, जिसके दिल के ऊपर और जिसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के ऊपर हमला हो रहा हो, उसकी जान बचाने के लिए जब हम ये प्लाज्मा लगाएंगे तो उस प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज़ वायरस को न्यूट्रलाइज़ कर देगी और उसकी जो तबाहकारियाँ हो रही होती हैं उनको रोक देगी। मतलब चीन में किस हद तक किया गया और कितना फ़ायदा हुआ, और बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं वहाँ तक फैल गया, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें कितना किया गया? अगर हम यहाँ चाइना में देखें तो चाइना वालों ने फरवरी के आखिर में ये सबसे पहले रिपोर्ट किया कि 1 फरवरी से लेके और फरवरी के अख्ताम तक उन्होंने 245 मुतासरीन को ये प्लाज्मा जिसको जो कि ये चढ़ाया गया और जिनको लगाया गया उनमें से 96% में ये लोग रिकवर हो गए। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ दवाएं हैं जो लोकली उन्होंने इस्तेमाल की। अगर हम देखें इटली को कि जहाँ पर सिवाय सपोर्टिव केयर के उन्होंने पूरी जान मारने के बावजूद वहाँ पर जो अमवात की शरह है वो 10% को क्रॉस कर रही है। चाइना में 2.7% से भी कम पे ले आए हैं वो। तो इटली में ये वाला काम, पैसिव इम्यूनाइजेशन वाला काम नहीं किया गया, चाइना में किया गया। वहाँ पर जो अमवात की शरह जो है वो तकरीबन समझ लीजिए कि 10% के मुकाबले में 2.7% पे आ गई। जब हम इनको देखते हैं जॉन हॉपकिंस जो हॉस्पिटल है बाल्टीमोर USA में, तो वहाँ के जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस तरीक़ेकार की न सिर्फ तायीद की बल्कि उन्होंने गवर्नमेंट को, ट्रंप साहब को ये रिकमेंडेशन भेजी कि 2 ऐसी जगहों पे, एक न्यूयॉर्क में, एक बाल्टीमोर में, वाशिंगटन के पास, वो ये चाहते ये हैं कि यही इसी तरीके से ये पैसिव इम्यूनाइजेशन का प्रोटोकॉल स्टार्ट करवा दें ताकि जो अमवात अब अमेरिका में होना शुरू हुई हैं उसमें कमी वाक़ई हो जाए। तो यही इसी सिलसिले में मेरी जो सजेशन यही है हुकूमत पाकिस्तान को कि अभी ये हमारे यहाँ ये एपिडेमिक स्टार्ट हो रही है और अब हम जो देख रहे हैं तादाद मरीज़ों की रोज़ाना के हिसाब से अभी मल्टीप्लाई होगी, ये मतलब ये हर रोज़ाना डबल से ज़्यादा होती चली जाएगी। और अल्लाह ना करे कि हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को खोएं और हमारे यहाँ लोगों की अमवात, कैजुअल्टीज इतनी हो जाएं कि हम सब मिलकर रोएं, हर घर में मौत वाक़ई हो रही हो। उससे बचने के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीक़ा आज से नहीं, तकरीबन 125 साल से दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके लिए राइज होता रहा है। मतलब अगर ये हल है, और ज़ाहिर आप एक बहुत बड़े सर्जन हैं, आपका नाम माना जाता है, अगर ये हल है तो पाकिस्तान में क्या फौरी तौर पर किया जा सकता है? अगर हुकूमत इस हल की तरफ जाती है, आपसे रब्ता करती है, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, आज अगर हम इसको, हमें गो अहेड मिलता है तो 2 हफ्ते हमें लगेंगे इसकी तैयारियां मुकम्मल करने में और प्लाज्मा इकट्ठा शुरू करने में, ताकि जिस वक्त हमारे पास प्लाज्मा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो हस्पतालों में दाखिल वो मरीज़ जिनमें कोरोना वायरस की बीमारी की शिद्दत है उनके लिए ये प्लाज्मा दस्तयाब हो के और उनकी जान बचाने का अमल शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक इंसानी जान को भी ना खोएं इस शदीद क्राइसिस के आलम में और हम अपने तमाम बहन भाइयों की जानों को बचा सकें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिर शमसी हमारे साथ मौजूद थे। अभी भी पहला हल ज़ाहिर यह है कि आप एहतियात कीजिए, दूर रहिए, डिस्टेंस रखिए। ये उनके लिए बात कर रहे हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो और जिन्हें इलाज की हर हाल में ज़रूरत हो और बहुत ज़्यादा उनकी हालत बिगड़ गई हो, तो उसके लिए डॉक्टर ताहिर शमसी के मुताबिक ये किया जा सकता है पैसिव इम्यूनाइजेशन के ज़रिए। जो वो हल बता रहे थे वो कह रहे हैं कि दुनिया में ये हुआ भी है, चीन ने इसका इस्तेमाल किया भी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। साद रफ़ीक हमारे साथ मौजूद होंगे। 16 महीने कैद में रहे, अब रिहा हुए हैं, क्या पॉलिसी है, क्या उन पर बीती, सब बात करेंगे ब्रेक के बाद।
16 महीने पहले यानी 11 दिसंबर 2018 को नैब ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में नून लीग के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद गुज़िश्ता साल मई में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया। नैब ने अपने रेफरेंस में इल्जाम लगाया कि पैरागॉन सोसाइटी में शहरियों से 59 करोड़ का फ्रॉड किया गया। सोसाइटी में 50 कनाल से जायद सरकारी राजी को शामिल किया गया। इस सोसाइटी के 93.6% शेयर्स के मालिक ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक और नदीम जिया हैं। रेफरेंस के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक ने पैरागॉन सिटी से 5 करोड़ 80 लाख रुपए के माली फवाइद हासिल किए, जबकि ख्वाजा सलमान रफीक ने 3 करोड़ 90 लाख रुपए के फवाइद हासिल किए। और नैब रेफरेंस में यह बताया गया कि ख्वाजा बरादरान के खिलाफ 122 अफराद ने नैब को बयानात कलम बंद कराए हैं। इसके अलावा एक अहम किरदार कैसर अमीन भट्ट को सामने लाया गया। नैब के मुताबिक उसने एतराफ़ी बयान में ये बात मानी है कि मैं 35 साल से जानता हूँ ख्वाजा साद रफीक को। जब नैब ने गिरफ्तार किया उससे पहले यह कहा गया था कि जी इनको गिरफ्तार करना इसलिए लाजमी है क्योंकि जो भी इनके हवाले से बंदा होता है वो या तो बाहर भाग जाता है या फिर गायब हो जाता है, इसलिए गिरफ्तार करना लाजमी है। 16 महीने गिरफ्तार रखा और 16 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए कि या तो नैब की नीयत का मसला है या फिर अहलियत का मसला है। कुछ साबित नहीं हुआ ख्वाजा साद रफीक साहब के खिलाफ 16 महीने बाद भी। साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद रफीक साहब बहुत शुक्रिया। 16 महीने बाद आप ज़ाहिर किसी टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको गिरफ्तार किया गया। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आपकी स्टोरी क्या हुआ 16 महीने में। नैब अभी भी चाहता था कि आपको रिहाई ना मिले, तो क्या आपसे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ऐसी 16 महीने तक जिसके लिए नैब चाहता था कि आपको गिरफ्तार रखा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, नैब के बारे में बात करना और उसको क्रिटिसाइज़ करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नैब ने तो एक ड्यूटी पूरी की है और उनकी ड्यूटी लगी हुई थी क्योंकि मुझे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किसी सूरत भी इलेक्शन जीतने नहीं देना था। इसकी इजाज़त नहीं थी। मेरे हल्के के 3 टुकड़े कर दिए गए थे, आपको पता है, मैंने ये बहुत पहले कहा था। और जब मुझे 450-500 वोटों से हराया गया, मैंने रीकाउंट के लिए अप्लाई किया और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने रीकाउंट की इजाज़त दी। तो मोहतरम साकिब निसार साहब ने पहली पेशी पे पहले 4 मिनट में ही वो एप्लीकेशन हमारी एक तरफ फेंक दी और कहा कोई रिकाउंट नहीं होगा। तो प्लॉट तो बड़ा वाज़ेह था और ये भी ख्वाहिश थी बाज़ लोगों की कि मुझे इलेक्शन से पहले पकड़ा जाए, जो उनकी पूरी नहीं हो सकी। तो मुझे फिर अब उस वक्त पकड़ा गया जब मेरी प्रोविंशियल सीट के बाई इलेक्शन में 2 दिन बाकी थे, जिसके नतीजे में वो फिर सीट स्नैच कर ली गई मेरी पार्टी से। बाकी इल्ज़ामात ये थे कि मुझ पर इल्ज़ाम था, माजी में बगावत के इल्ज़ाम लगते रहे, शरपसंद भी हम कहलाए, हमें तखरीबकार भी करार दिया गया, हमें अमन आमा में खलल डालने वाला भी करार दिया गया। लेकिन इस बार इल्ज़ाम था कि पब्लिक चीटिंग की है हमने, और 68 लोग हैं जिनके हम पैसे खा गए हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि उन 68 में से किसी एक ने भी अपनी शिकायत में मेरा और सलमान का कभी जिक्र ही नहीं किया। हम जानते नहीं थे उन लोगों को, वो हमें नहीं जानते थे। सो वो उकदा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुला तो बात सामने आ गई। इसी तरह मैं ये जो मेरे बारे में कहा गया कि मैंने मुझे जी 62 लाख रुपए पैरागॉन सिटी से 3 साल में आया था कमीशन के सिलसिले में। उस पर मैंने एट सोर्स टैक्स दिया था और उसे अपने गोशवारों में शो किया था। 60 और 2 62 लाख टोटल। और मैं काम करता हूँ एग्जेक्टिव बिल्डर नामी एक कंपनी के साथ, जो छोटे घर 5 मरले के बनाती है। उनसे हम मार्केटिंग और कंसल्टेंसी करते हैं। वो जितने पैसे हैं वो सारे मैंने ही नैब को बताए हैं, क्योंकि वो थ्रू बैंकिंग चैनल थे, वाइट मनी था और उस पर टैक्स पेड था। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात सामने आई तो सुना है कि जज ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि इसमें इलीगैलिटी क्या है, तो नैब के पास जवाब नहीं था। बाकी नैब वाले मजबूर थे, मैं उनसे क्या गिला करूँ। मतलब मगर मजबूर किस बात पर थे? क्योंकि मैं कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो आमतौर पर जितने भी लोग आए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी नैब इस्तेमाल हुआ क्योंकि हम वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करते थे, नैब इस्तेमाल हुआ क्योंकि हमने एक और वो बात कर दी थी। आपकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये थी कि आपने कहा कि मैंने जो लोहे के चने वाली बात की थी उसके बाद साकिब निसार साहब ने आपको बुलाया भी और बहुत आपने कहा कि रवैया उनका ठीक नहीं था। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि साकिब निसार साहब की ख्वाहिश पर आप गिरफ्तार हुए हैं, हुकूमत से शिकायत नहीं है आपको? एक किरदार वो भी थे, बाकी और भी किरदार थे, लेकिन अगर मैं उन किरदारों का जिक्र करूंगा तो फिर बड़ी आग लगेगी और मैं आग नहीं लगाना चाहता। अगर सूरत हाल जो है वो नॉर्मलाइज हो रही है तो उसे नॉर्मलाइज होना चाहिए। क्योंकि मेरा एक गुनाह ये था कि मैंने इनिशिएट किया था कि जीटी रोड पे मियाँ साहब जाएं वापस लाहौर में। ये मुनासिब नहीं था शायद,
कुछ लोगों की नज़र में। इसी तरह शायद मैं अपनी पार्टी के उन पहले लोगों में था जिन्होंने भांपा था कि हमें एक खेल के तहत निकाला जा रहा है और मैं उसके सामने खड़ा हुआ था। बहरहाल वो किस्सा माजी है। मेरा गिला शिकवा किसी से नहीं है। हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ, जब भी हुकूमत बदलती हम जेल जाते हैं। कौन सा पहली बार गए हैं? मेरी 12वीं जेल है ये। मगर इल्जाम नहीं होते हैं जो आपकी क्या जो पॉलिसी थी, अब आपको लगता है कि आप लोग ज्यादा अग्रेसिव हो गए? वो लोहे के चने वाली बात या मियां साहब की तरफ से वो बयानिए की बातें हैं, वो जो मरियम नवाज ज्यादा अग्रेसिव हो गए, नहीं होना चाहिए था? कि आपको इस वक्त ये एहसास होता है या आप अभी भी कायम है कि जो कहा जो किया वो ठीक किया आप लोगों ने? हुजूर, मैं बात पर बड़ी वाज़ेह करूँगा। बात यह है कि मौक़िफ़ जो है हमारा, उसमें कोई ख़राबी या गलती न थी न है। लेकिन जब आप मौक़िफ़ अपनाते हैं तो फिर सियासी जमातों को उसके लिए होमवर्क भी करना चाहिए। अगर सियासी जमातें मौक़िफ़ अपनाएंगी और उसके लिए होमवर्क नहीं करेंगी तो फिर उससे मुकाबला ठीक तरीके से नहीं होगा। और होमवर्क क्या नहीं था? लाइक एक मौक़िफ़ आपने अपना लिया, बयानिया था आपका, वोट को इज्जत दो, और होमवर्क क्या नहीं था उसके अगेंस्ट? पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो वोट लेने पर तवज्जो देती हैं, गवर्नमेंट बन जाए तो परफॉर्म करने की कोशिश करती हैं, उनके साथ स्ट्रीट पार नहीं होती, वो अपनी जमातों को मुनज़्ज़म नहीं करते। ये पाकिस्तान की सभी सियासी जमातों का अलमिया है। और इसीलिए उसके बाद जब ऐसा कोई आजमाइश का मरहला आता है तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और बाकी लोग खड़े नहीं होते। मतलब ये तो फिर कोशिश बाद में भी नहीं की गई। वो मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे कि जब मियाँ साहब थे वहाँ पर हॉस्पिटल में अभी पिछले दिनों, तब भी कोई बाहर कोई क्राउड आता नहीं था। आप लोग वोट ले लेते हैं, मियाँ साहब जलसा करते हैं, वहाँ पर भी लोग आ जाते हैं, मगर स्ट्रीट पावर उस तरीके से आपका तो कभी दिखता ही नहीं है। तो ये हमारा कसूर है? मैंने कब कहा कि हमने इस मामले में हम कसूरवार नहीं है? हमें अपनी जमातों को मुनज़्ज़म करना चाहिए। हमें कौन रोकता है कि जमातें मुनज़्ज़म ना करें? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 16 महीने, क्योंकि जो जितने भी लोग नैब से ज़मानत पर रिहा हुए तो अदालत ने बड़े सवाल उठाए हैं सबके लिए कि जी उनकी जो बुनियादी आज़ादी है किसी की, वो उससे ले लेना जब तक कि अगर वो भाग नहीं रहा कहीं, उसका नाम आप ECL में डाल दें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चाह रहा हूँ कि 16 महीने आपसे तहकीक हो क्या रही थी जिसकी वजह से आपको नैब ने रखा? पहले नैब की तहवील में आप रहे, फिर बाद में आप जुडिशल रिमांड में, क्या क्या आपसे पूछा जा रहा था? नैब ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, पूछने के लिए था कुछ नहीं। 52 दिन मैं उनके रिमांड में रहा हूँ, उसमें चंद बार उनके लोग आए थे, लेकिन जब हम जेल चले गए तो तकरीबन 13 माह हमारे पास कोई नहीं आया। 13 महीने जब आप नैब की तहवील से 13 महीने कोई नहीं आया, कोई सवाल नहीं हुआ? कोई नहीं आया, कोई सवाल नहीं, कोई नोटिस नहीं, किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। ज़रूरत ही नहीं थी इन्वेस्टिगेशन, किस चीज़ की करनी थी उन्होंने। उसके बावजूद नैब बार बार आपकी ज़मानत की मुखालफत करता रहा। जो 52 दिन आप उनके पास रहे, उसमें बाकायदा रोज़ाना आपसे तहकीक होती रही, सवालात होते रहे? नहीं, रोज़ाना नहीं हुई। 2, 3, 4 दिन के बाद आते थे, वही रटे रटाए सवालात थे उनके। वो सारी फिगर्स तो मैंने दी हुई थी उनको, सारी थ्रू बैंकिंग चैनल थी, उस पर इनकम टैक्स पेड था। सवाल क्या बेचारों ने करना था? यानी आप कह रहे हैं जो रेफरेंस में इल्ज़ामात हमने अभी कोट किए हैं, ये सारी आपने बताई हैं, ये सारी की सारी तफसीलें आप इसको ओन करते हैं कि ये सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, इसके अगेंस्ट आपने टैक्स पे किया हुआ है? ऑब्वियसली ये सारा कुछ तो मैंने खुद ही तो उनको दिया है कॉल अप नोटिस के जवाब में। उन्होंने तो आज तक कोई जो फिगर कोट ही नहीं की जो मैंने उनको नहीं बताई, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। हर चीज़ डिक्लेयर्ड है और टैक्स पेड है। सर, मैं कल आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने एक और बड़ी अहम बात की, और वो ये कि हम लड़ना नहीं चाहते। ज़ाहिर पाकिस्तान की अगर सियासत को आगे बढ़ना है, आपने कहा कि तो हम लड़ना नहीं चाहते, जिन्होंने मुझे मेरे साथ ये किया उनसे मुझे इंतकाम भी नहीं लेना। और ये बड़ी अहम बात है कि अगर पाकिस्तान की सियासत को आगे बढ़ना है तो साइकिल को कहीं ना कहीं रुकना है। पहले पीपल्स पार्टी और आप लोग एक दूसरे के साथ किया करते थे, आप लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, सीखा। आप पीपल्स पार्टी के दौर में आपके साथ नहीं हुआ, आपके दौर में पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हुआ, तो PTI के दौर में आपके साथ हो रहा है। ये साइकिल दोबारा रिपीट तो नहीं होगा कि मरियम नवाज के अपने गुस्से होंगे, मियाँ साहब के अपने गुस्से होंगे? क्योंकि कल आप कह रहे थे मियाँ साहब इतने सख्त भी नहीं है। वो भी बता दें किसकी तरफ इशारा था आपका कि नरम हो गए वो? एक तो जहाँ से मैं आपसे काफ़ी डरता हूँ क्योंकि आप बहुत ब्रिलियंट एंकर हैं और आपको इस बात का अच्छी तरह पता है, मगर मैंने आपके काबू आना नहीं है इस सवाल के जवाब में। दूसरा, जो आपने गुस्से वाली बात की है, तो मेरा नहीं ख्याल, हम अब अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की एज में हैं। हमने किसी से कोई बदला या इंतकाम नहीं लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगना चाहिए। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि PTI या इमरान खान के साथ वो सब कुछ हो जो हमारे साथ बारी बारी हुआ है, क्योंकि ये नहीं हो सकता अगर हम इसमें शरीक ना हो। हम में से कोई ना कोई शरीक होता है, तो हमें अब रुक जाना चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ जाए। इसी तरह रियासती अदारों और सियासी जमातों के माबैन जो रसाकशी का एक सिलसिला है, इसको भी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस पर एक वसी तर मुकालमा होना चाहिए, और मुकालमा करते वक्त शर्म आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक दूसरे से बात करें
और आगे बढ़ने का, पाकिस्तान के आगे बढ़ने का रास्ता निकालें। हमारा आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं है। आपने कल ये भी कहा कि आपका हुकूमत गिराने का, कोई नो कॉन्फिडेंस लाने का ऐसा भी कोई इरादा नहीं है, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान को लगता है। शाहजेब साहब, उसकी वजह यह है कि अगर नो कॉन्फिडेंस हो भी जाए तो निज़ाम मुल्क का नहीं चल पाएगा ना। हम 10-20 वोट ज़्यादा किसी तरह अगर अरेंज कर भी लें, हो भी सकते हैं, बड़ी पीटीआई के अंदर इस वक्त दरारें हमें नज़र आ रही हैं, तो उससे हुकूमत बदल सकती है, मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क चलाना है तो नया मैंडेट लेना पड़ेगा, लेकिन वो नया मैंडेट लेने के साथ साथ भी हमें जो आपस की तलखियाँ और नफ़रतें हैं उनको किसी न किसी हद तक पाटना पड़ेगा, वरना काम ख़राब ही रहेगा। मतलब आखिर में नैब के इदारे के हवाले से आपके क्या कमेंट है? शाहिद खान अब्बासी साहब समझते हैं इस इदारे को ही अगर हुकूमत में आए तो हम ख़त्म कर देंगे, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि पहली बात यह है कि ये हमारी और पीपल्स पार्टी की नालायकी है। ये लफ्ज़ सख्त मैंने अपने लिए जान के इस्तेमाल किया। हमने इसको ख़त्म क्यों नहीं किया? अब हमने नहीं भुगता, ये पूरी कौम को पता होना चाहिए कि हम जो भुगतने वाले हैं, हमारी सियासतदानों की तादाद 1-2% है, लेकिन पाकिस्तान के ताजर और वो सरकारी अफसर जो वादा मवाफ गवाह नहीं बने या जिनके छू के कोई किसी की गलती गुजर गई है, वो हज़ारों लोग नहीं तो सैकड़ों ख़ानदान इस वक्त जो है वो सफ़र कर रहे हैं। कैंप जेल के अंदर भी 50 सेल हैं जिसमें नैब के कैदी बंद हैं, लोग उनके नाम पते नहीं जानते। इस कानून का खात्मा होना चाहिए, एहतसाब को नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन मुशर्रफ साहब का बनाया हुआ ब्लैक लॉ ख़त्म करके एहतसाब का एक शफाफ निज़ाम कायम होना चाहिए जिस पर किसी हुकूमत का कोई कंट्रोल ना हो। बहुत शुक्रिया, ख्वाजा साद रफ़ीक हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अहम बातें उनकी तरफ से की गई। आज के प्रोग्राम में इतने, फिर कितनी मुलाकात हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।